नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अरविंद प्रकाशन की बुक से यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आज के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। हमने इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के 70 सवाल आपको पढ़ा दिए हैं और यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे अपठित गद्यांश जो आपका आता है और उसके साथ साथ में हम लोग यहाँ पर ग्राफ एवं तालिका के 20 प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 71 से। आप यहाँ पर देखेंगे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। निर्देश आपको दे रखा है कि प्रश्न संख्या 71 से लेकर 75 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों, अगर आपको साफ दिखाई ना दे रहा हो तो आप लोग इस वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको साफ दिखाई देने लगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो आपके प्रश्न हैं उनका आंसर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो मैं दंग रह गया। भगवान की लीला भी विचित्र है। साहसी, आत्मविश्वासी और जीवट स्वभाव के विकलांग तो हमें हतप्रभ बना देते हैं। समाज में कुछ विकलांग तो अपने हथियार डाल देते हैं तथा दूसरों के प्रति आश्रित रहकर जीवन जीते हैं। कभी वे मंदिर के सामने, कभी स्टेशन के पास या किसी सार्वजनिक स्थान पर मांगने के लिए धरना दिए बैठे रहते हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करें, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें और उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग सुझाएं। 71 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कौन से विकलांग हमें हतप्रभ बना देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसके लिए देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन से विकलांग हमें हतप्रभ बना देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है। ठीक है, साहसी, आत्मविश्वासी और जीवट स्वभाव के विकलांग तो हमें हतप्रभ बना देते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर निकल रहा है दूसरी लाइन से। तो यहाँ पर देखिए साहसी भी है, जीवट भी है, आत्मविश्वासी भी है। तो यहाँ पर आपका ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, हम विकलांगों के लिए क्या कर सकते हैं। पहला है कि आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। फिर से एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर समाज में कुछ विकलांग तो अपने हथियार डाल देते हैं और दूसरों के प्रति आश्रित होते हैं और इस प्रकार से आपको बताया गया है। और आगे दे रखा है कि हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करें। इन्होंने कहा हम विकलांगों के लिए क्या कर सकते हैं, आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो दंग रह गया। उक्त पंक्ति में कौन सा वाक्य है। तो उक्त पंक्ति में आपसे वाक्य पूछा गया है तो आप यहाँ पर बताएंगे मिश्र वाक्य। ठीक है, कौन सा वाक्य यहाँ पर आपको बताया गया है, आप बताएंगे मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। ठीक है, मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो दंग रह गया। कुछ विकलांग कहाँ कहाँ धरना दिए बैठते हैं। अब यहाँ पर तो आपने देखा है कि विकलांग जो होते हैं यहाँ पर आपको बताया गया है कि देखिएगा मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये लिखा हुआ है कभी वे मंदिर के सामने, कभी स्टेशन के पास या किसी सार्वजनिक स्थान पर। तो मंदिर के सामने, स्टेशन के पास, सार्वजनिक स्थान पर मतलब उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आपका है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। यहाँ पर आपको उचित शीर्षक यहाँ पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपका बनेगा आत्मविश्वास। ठीक है, मतलब अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आत्मविश्वास। यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश आपको दे रखा है, इसको आप सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको वही बताया गया है कि
इस गद्यांश को पढ़िएगा और इसके प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। तो पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। आधुनिक मानव समाज में एक और विज्ञान को भी चकित कर देने वाली उपलब्धियों से निरंतर सभ्यता का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर मानव मूल्यों का ह्रास होने से समस्या उत्तरोत्तर गूढ़ होती जा रही है। अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार आज का मनुष्य विवेक और ईमानदारी को त्याग कर भौतिक स्तर से ऊंचा उठने का प्रयास कर रहा है। वह सफलता पाने की लालसा में उचित और अनुचित की चिंता नहीं करता। उसे तो बस साध्य को पाने की प्रबल इच्छा रहती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वह भयंकर अपराध करने से भी संकोच नहीं करता। वह इनके नित्य नए नए रूपों की खोज करने में अपनी बुद्धि का अपव्यय कर रहा है। आज हमारे सामने यह प्रमुख समस्या है कि इस अपराध वृत्ति पर किस प्रकार रोक लगाई जाए। सदाचार, कर्तव्य परायणता, त्याग आदि नैतिक मूल्यों को तिलांजलि देकर समाज के सुख की कामना करना स्वप्न मात्र है। प्रश्न आपका है कि नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य क्या है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर नीचे से दूसरी लाइन में। सदाचार, कर्तव्य परायणता, त्याग आदि नैतिक मूल्य। तो मतलब ये सभी क्या है? ये सभी नैतिक मूल्य हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मनुष्य आज किन समस्याओं का शिकार है? मनुष्य आज किन समस्याओं का शिकार है? यहाँ पर आप देखिए, अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार आज का मनुष्य विवेक और ईमानदारी को त्याग कर, वो आप छोड़िएगा, अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार। इन्होंने कहा आज मनुष्य किन समस्याओं का शिकार है? तो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बन जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि आधुनिक मनुष्य की प्रबल इच्छा क्या है? तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आपसे कहा गया प्रबल इच्छा क्या है? यहाँ पर देखिए प्रबल इच्छा रहती है, तो क्या क्या है? उसे तो बस साध्य पाने की प्रबल इच्छा रहती है, तो साध्य को पाना। ठीक है, यही इसकी प्रबल इच्छा है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, भौतिक स्तर से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है? भौतिक स्तर से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे विवेक और ईमानदारी को त्याग कर भौतिक स्तर से ऊंचा उठने का प्रयत्न कर रहा है। तो इन्होंने कहा है भौतिक स्तर से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है? तो विवेक और ईमानदारी को त्याग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आपका लास्ट प्रश्न यहाँ पर है कि किन चीज़ों को त्याग कर समाज के सुख की कामना करना व्यर्थ है? तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट वाली लाइन आपकी है, सदाचार, कर्तव्य परायण, त्याग आदि नैतिक मूल्यों को तिलांजलि देकर समाज के मनुष्यों की कामना करना स्वप्न मात्र है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि किस चीज़ को अगर त्याग दें तो समाज के सुख की कामना करना व्यर्थ हो जाएगा। तो आप यहाँ बताएंगे नैतिक मूल्य को अगर हम त्याग दें तो। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए आ चुका है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। इसको देखते हैं। निर्देश, यहाँ पर आप इसको अध्ययन कीजिए, इसके आंसर दीजिए। देखिए आपको साफ तो यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर साफ दिखाई ना दे रहा हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। 81 नंबर देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है चावल के लिए और गेहूं के लिए आपका चिन्ह कैसा है, और 10 लाख टन में आपका यहाँ पर उपज है। ठीक है, ये आपके राज्य दे रखे हैं। इन्होंने कहा उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे कम उपज वाला प्रदेश कौन सा है? गेहूं की सबसे कम उपज, गेहूं देखिए आपका सफ़ेद वाला व्हाइट वाला आपका गेहूं है, और सबसे कम आपको देखना किस में है? तो व्हाइट वाला सबसे कम। तो आप देखेंगे आपको इसमें दिख रहा होगा पश्चिम बंगाल वाले में। इसमें आपका जो व्हाइट वाला है वो आपका सबसे कम है, मतलब 2 से भी कम आपका यहाँ पर है। तो मतलब 1 की तरफ आपका यहाँ पर इशारा हो रहा है यहाँ पर। तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सबसे कम ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, उक्त राज्यों में चावल की सबसे ज़्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है? चावल की सबसे ज़्यादा उपज, चावल की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो चावल के लिए आपका यहाँ पर ब्लैक वाला है। सबसे ज़्यादा उपज आपको यहाँ पर दिख रही है, इस वाले में है, मतलब वही आपका फिर से है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 82 का कौन सा होगा? बी ऑप्शन। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे 83 नंबर में हरियाणा में चावल की उपज। तो हरियाणा में चावल की उपज कितनी है? हरियाणा ये यहाँ पर है। चावल की उपज कितनी है?
यहाँ से आप देख सकते हैं ब्लैक वाला पॉइंट कहाँ तक है, तो ये मात्र 2 तक है। तो इसमें चावल कितना है, तो हरियाणा में चावल है 2 यूनिट यहाँ पर है, ठीक है। इन्होंने कहा कि चावल सभी राज्यों में चावल की कुल उपज का कितना भाग है, तो सभी राज्यों में चावल की कुल उपज कितनी है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी चावल की उपज है, तो आप देखिए 6 और 8 के बीच में है, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 7, यूपी में 7, पश्चिम बंगाल में चावल कितना, तो चावल 8 यहाँ पर यूनिट है, ठीक है, 8 यहाँ पर हो गया। मध्य प्रदेश में चावल कितना, 4, और महाराष्ट्र में देखिएगा तो 4 से थोड़ा कम है, 2 से ज़्यादा मतलब 3, और उसके बाद हरियाणा में कितना, 2। इन सबको आप टोटल करें कितना आपका आएगा, 7, 8, 15, 4, 19, 19 और 5, 24। इन्होंने कहा कि कुल उपज का कितना भाग है हरियाणा में चावल, तो हरियाणा में चावल 2 है, टोटल 24 है, तो इसका 1/12 भाग है, मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझ गए, हम इसको हटा रहे हैं और इसके बाद हम देखते हैं 84 नंबर। तो इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे 84 नंबर है, उक्त राज्यों में किस राज्य में चावल और गेहूं की उपज सबसे कम है, मतलब गेहूं की उपज भी सबसे कम है और चावल की उपज भी सबसे कम है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, देखिए इन्होंने कहा उक्त राज्यों में किस राज्य में चावल तथा गेहूं की उपज सबसे कम है, चावल तथा गेहूं की उपज, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे कम आपको कहाँ पर लग रही है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए चावल कितना 2 और गेहूं के लिए कितना आपका है, यहाँ पर आपका गेहूं के लिए देखिए यहाँ पर 4, अगर देखिए 4 ये वाला 4 है, यहाँ पर तो आपका 4 है, तो ये वाला 5 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 और ये तो 2 आपका यहाँ पर है, तो 5 2 यहाँ पर, तो आपका टोटल 7 हो गया। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 2 तो इधर वाला है, ये है आपका 3, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5। और मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 4 से आपका हो गया 8, और आगे देखेंगे तो और ज़्यादा है, निकलेगा कम नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि 8 आपका यही है और 1 आपका ये, तो ये वाला आपका हो जाएगा 9। इन्होंने कहा क्या कि चावल और गेहूं की कुल उपज सबसे कम किस में है, सबसे कम आपकी महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। समझ के आप सभी लोग। 85 नंबर देखिएगा, उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे ज़्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है, गेहूं की सबसे ज़्यादा उपज कहाँ होती है, तो देख के बताइएगा। गेहूं आपका सफ़ेद वाला पार्ट है, सबसे ज़्यादा आपका पहला स्थान मतलब कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में होती है, दिख रहा है आप सभी को, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बनेगा। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पर इस ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए अगला ग्राफ आ चुका है, दंडारेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभियंताओं की संख्या, और आपको बताया गया है कि अभियंता में कौन कौन सी योग्यताएं निहित हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंपनी डब्ल्यू में कार्यरत पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या। तो डब्ल्यू में देखेंगे, डब्ल्यू ये रहा, और इसमें हमें क्या देखना है, हमें देखना है पोस्ट ग्रेजुएट अभियंता, मतलब पीजी के जो अभियंता हैं वो देखने हैं। तो डब्ल्यू में देखेंगे पीजी कितने हैं, तो ये देखिए आप लोग सफ़ेद वाला पार्ट है आपका, यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तो सफ़ेद पार्ट आपका यहाँ से है और यहाँ तक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट है, 100 से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है आपका 300 तक। अगर आप इसको देखें, मिलाकर देखें तो यहाँ पर 300, यहाँ पर 100, तो यहाँ पर कितने इनके बीच में गैप है, 200 का। तो ये कितने लोग हैं, यहाँ पर हैं 200। और इन्होंने कहा है कि उसी कंपनी में कार्यरत सभी अभियंताओं की संख्या का कितना % है। उसी कंपनी मतलब डब्ल्यू में ही, और आपको देखना है कुल, तो कुल कितने लोग हैं बताइएगा। तो कुल तो आपको ऊपर देखें 650 हैं, तो 650। तो आपको बताना ये है कि डब्ल्यू में जो पोस्ट ग्रेजुएट अभियंता है उनकी संख्या जो है वो उसी वर्ष कंपनी में कार्यरत सभी अभियंताओं की संख्या का कितना % है। मतलब जो पीजी वाले लोग हैं, मतलब 200 जो हैं, ये टोटल के कितने % हैं, 650 के कितने % हैं। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, 5 चौका 20, 5 13 65, 400/13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, बचा 1, 10 हो गया। तो यहाँ पर आप 30 कर देंगे, ठीक है, समझिएगा। 13 तिया 39 बचा 1 हो गया 10, तो आपका 10 शेष होगा, बटा में आपका आएगा 13। तो इस तरीके से आपका इतना यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन को देखिएगा, आपको ये तो कहीं पर नहीं मिल रहा है, तो जब कहीं ना मिले तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी से हो जाएगा, ठीक है। समस्या वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न आपका है कि सभी कंपनियों में कार्यरत
कनीय अभियंताओं की औसत संख्या कितनी है सभी कंपनियों में। मतलब कंपनी आपको यहाँ से यहाँ तक सब चेक करनी है। आपको देखना क्या है, कनीय अभियंता मतलब ये वाला लास्ट वाला पॉइंट देखिएगा। आपकी आकृति जो है वो बिल्कुल नीचे आपकी साइड में बनी हुई है, तो आपको देखना है औसत कितना है। तो पहली तरफ देखेंगे यहाँ पर तो कितने लोग हैं, तो इस वाले में मात्र 100 हैं। इसमें देखिए इसमें भी 100 हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर देखिए 100 और इसके बीच में ये वाला आपका लाइन जो है आपकी ये वाली यहाँ पर बन रही है, तो इसमें आपके हैं 150। इसमें आप देखिएगा तो इसमें आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये अगर आपकी लाइन सीधी जाएगी, ठीक इस प्रकार से अगर आपकी लाइन सीधी बिल्कुल जाएगी तो ये आपकी लाइन यहाँ तक जाएगी। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो आपकी 250 पर यहाँ तक जाएगी और आगे भी आपका यहाँ पर भी 250 तक जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप सभी के समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम लोग इसके बाद में आगे यहाँ पर देख लेते हैं। हमें निकालना है औसत, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे और बटा में कितना कर देंगे, जितनी संख्या है 100, 200 और 150 कितना हुआ, तो 200 और 150 मतलब 350, 350 और ये 500 हो गया तो 850 हो गया। बटा में कितना करेंगे 5। ठीक है, मतलब जोड़ और बटा में टोटल संख्या। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। 5 से आप काटेंगे, 5 चक्कन 5, 5 बचा 3, 5 7 35 0, 170। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 88 नंबर आपका है। यहाँ पर सभी कंपनियों को मिलाकर कनीय अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं की औसत संख्या के बीच अंतर कितना है। तो औसत संख्या के बीच आपको अंतर निकालना है। अभी आपने देखा था कि जो कनीय अभियंता थे, अगर आपको ध्यान ना हो तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करिएगा। जो आपके कनीय अभियंता थे उनका औसत कितना था, तो इनका औसत अभी आपने इसके पहले निकाला था। ठीक है, अगर आपको ध्यान ना रहा हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करिएगा, देख लीजिएगा। तो इनका औसत आपका था 170। ठीक है, कितना था 170 था। ठीक है, वो भी मैंने निकाला था। और इन्होंने कहा एवं सहायक अभियंताओं की औसत संख्या। सहायक अभियंता की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर ये वाला देखना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट मतलब बिल्कुल ऊपर आपका है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसको हम यहाँ पर देखें, इसको यहाँ पर देखें, तो इनके बीच में कितने फंस रहे हैं, तो इस वाले में आपके आ रहे हैं कितना देखिएगा, तो आप बताएंगे 100 और 50 मतलब 150 इसमें आ रहे हैं। इसमें देखिएगा तो इसमें यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से मतलब 300 से, और 300 से आपका जा रहा है कितने पर, आप यहाँ पर जा रहे हैं 650 पर। ठीक है, 650 पर आप जा रहे हैं 300 से, तो आपका यहाँ पर 350 बन रहा है, 350। ऐसे ही आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 500 के बिल्कुल सीध में आपका यहाँ पर है और यहाँ पर आपका 700 है, तो 500 700 मतलब यहाँ पर आपके 200 बन रहे हैं। इसी टाइप से आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए 700 से स्टार्टिंग है आपके यहाँ पर 950 तक, तो 7 और दोनों मतलब 250 यहाँ पर हो गए आपके। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये 700 की सीध में है, ये आपका यहाँ तक है, तो ये आपका इसमें 100 का गैप पूरा आपका बन रहा है, तो ये आपका 600 से स्टार्टिंग हो रहा है और यहाँ पर आपका 150 है। इसका आप निकालेंगे औसत। ठीक है, टोटल करिएगा तो आपका देखिए 150 और 350 कितना हुआ, ये 1 3 4 4 और 2 6 6 2 8 और 1 9 900 तो ऐसे हो गए, और फिर 1000 1100, ये आपके हो गए 1100। ठीक है, आप जोड़ करके देखिए 1100 आपका आएगा। यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 5 2 10 0, आपका यहाँ पर हो गया 220। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है कनीय अभियंताओं और सहायक अभियंताओं की औसत संख्या के बीच अंतर कितना है। 170 220 में कितना अंतर है आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर अंतर आपका 50 का बन रहा है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। यहाँ पर आपके लिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि सभी कंपनियों में कार्यरत सहायक अभियंताओं की संख्या में 37% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, और इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे भी आपको देखा है। सबसे पहले देखिए सभी कंपनियों में कार्यरत सहायक अभियंताओं की संख्या में 37% की वृद्धि की जाए। देखिए मैंने अभी क्या किया है, पीछे मैंने यहाँ पर अभी आपका योग निकाला था, लेकिन हम लोग आगे आ चुके हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ध्यान हो तो आप देखिएगा, चलिए मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ फिर से। सभी कंपनियों में कार्यरत सहायक अभियंता, अब देखिए सहायक अभियंता कितने हैं, तो चलिए ये भी निकाल देते हैं। क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, सहायक अभियंता। तो देखिएगा सहायक वाले आपके यहाँ पर हैं, ये रहा। तो इसमें सबसे पहले कितने बन रहे हैं यहाँ पर 100 और 50, इसमें आपके 150 बन रहे हैं। फिर इसमें देखिएगा
यहाँ से स्टार्टिंग है 300 से 650 तक, मतलब यहाँ पर आपके 350 बन रहे हैं। फिर आप इसमें देखेंगे इसमें आपकी स्टार्टिंग कहाँ से 500 से स्टार्टिंग हो रही है 700 तक, मतलब यहाँ पर आपके 200 बन रहे हैं। आगे आपको मिलेंगे कितने 700 से लेकर 950, मतलब 250 मिलेंगे। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 600 से स्टार्ट हो रहा है 750, मतलब 150 यहाँ पर। तो ये कितने हो गए 1 3 1 4 2 6 2 8 1 9 900 1000 1100, ये तो आपके हो गए 1100। ठीक है, इन्होंने कहा है कि सहायक अभियंताओं की संख्या में 37% की वृद्धि कर दी जाए। तो इसमें 37% की अगर हम वृद्धि करेंगे तो ये वाला कितना आपका होगा ये समझिएगा। देखिए 1100 गुणा 37 की वृद्धि का मतलब 137% इसका आप निकाल दीजिएगा। तो आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका यहाँ बनेगा देखिए 11 सत्तीस 77 का 7, हाथ से लगा 7, 11 तियाँ 33, 33 7 40 का 0, हाथ से लगा 4, और 11 एक 11 और 4 15, ये तो आपका यहाँ पर हो गया 1507। इतनी बात आप सभी के समझ में आई होगी। अब दूसरी बात को यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। तो दूसरी बात को यहाँ पर हम समझते हैं, हमसे कहा है कि सभी पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या में 20% की कमी कर दी जाए। देखिए सभी पोस्ट ग्रेजुएट की बात की गई है, तो आपको पता है यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सफ़ेद वाला पार्ट है आपको वो देखना है। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पीजी लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे सफ़ेद वाला पार्ट आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक के लिए है, मतलब कितना आपका बन रहा है 100 और 50, मतलब 150 पहले। फिर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 300 तक गया है, कहाँ से 100 से लेकर, मतलब इसमें 200 आपके बन रहे हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका 500 तक गया है, कहाँ से 150 से 500 तक, तो इसमें आपके 350 बन रहे हैं। प्लस इसमें देखिएगा इसमें आपका कहाँ से आ रहा है, इसमें आपका यहाँ से आपका बिल्कुल सीध में जा रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सीध में यहाँ पर है, मतलब कहाँ से 250 से लेकर, और ये कहाँ तक है 700 तक है। कितने बने यहाँ पर, तो 700 तक है 250 से लेकर, तो 450 बन रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इतना तो आपका यहाँ पर हो गया। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका 250 से लेकर यहाँ पर भी है, और यहाँ पर आपका कितना है, आपका यहाँ पर जा रहा है यहाँ तक, मतलब 600 तक। तो ये आपका बन रहा है कितना 350। तो ये कितना आपका हुआ 1 2 3 3 6 4 10 3 1300, ये हो गया 1400 1500, ये आपका हो रहा है 1500। और इसमें हमें क्या करना है 20% की कमी करना है, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा 1500 और हमें इसका निकाल देना है 80%। तो जीरो से आपके जीरो कैंसिल होंगे, 15 8 120 और 1 0। ठीक है, तो 1200 आपका यहाँ पर बन गया। आपको क्या निकालना है, अब इसके बाद आगे देखिए आगे का आपको आगे क्या प्रोसेस यहाँ पर है। इन्होंने कहा है तो सहायक अभियंताओं की संख्या पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या से कितने % अधिक है, मतलब इससे ये वाले कितने % ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये 307 ज़्यादा है, आपको यही बताना है परसेंटेज में कितनी ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर नोट कर लेंगे 307 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है 1200 से, और गुणा करना आपको कितने से है, आपको गुणा करना है 100 से। तो आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 12 दूना 24, बचा कितना 6, 67 हो गया, 12 पंचे 60। ठीक है, तो 25 पॉइंट में आपका निकल के यहाँ पर आएगा। अब 25 पॉइंट की बात करेंगे तो अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपका डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सवाल लगाना पड़ेगा। सवाल थोड़ा आपका लॉन्ग यहाँ पर है, लेकिन मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और आप लोग समझ भी गए होंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसको हटाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए 90 नंबर आपके लिए प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न को आप लोग पढ़ेंगे, इसका जवाब देंगे। कंपनी VXY के सभी अभियंताओं की संख्या में क्रमशः 30%, 35%, 40% की वृद्धि की जाए। तो कंपनी V और के सभी अभियंता, तो कंपनी V के अगर हम सभी अभियंता की बात करेंगे कितनी है 400 हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है 400 है। ठीक है, और इसमें वृद्धि कितनी करनी है आपको है 30% की, तो इसका हम कर देंगे 130%। तो ये कितना आएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 13 चौका आपका हो जाएगा 520 52। ठीक है, ये आपका इसका आ गया। इसी तरीके से आपको किसका निकालना है, x का निकालना है। तो x का आप यहाँ पर देखेंगे x में है कितने, x में है 700, आपको वृद्धि कितनी करनी है 35% की, तो आपको यहाँ पर 135% निकाल देना है। तो आप यहाँ पर हल करेंगे, देखिए 7 पंचे 35 का 5, 7 पंचे 35 का 5, हाथ से लगा 3, 7 या 21 22 23 24 का 4, हाथ से लगा 2,
7 एकम 7 और 2 9, 945 तो आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। और यहाँ का है 40% की वृद्धि। तो वाई में कितना आपका है, वाई में आपका है 950 का, और आपको यहाँ पर कितना देखना है, इसका है 40% की वृद्धि। तो 950 का निकालेंगे 140 बटा में कर देंगे 100, तो 0 से आपका यहाँ पर 0 कैंसिल होगा। 14 25 70 का 0 हाथ से लगा 7, 14 नेमा 126 और 7 133, तो ये आपका हो गया 1330, ठीक है। आपको यहाँ पर निकालना क्या इसके बाद है, तो सभी कंपनियों के कुल अभियंताओं की संख्या में समग्रतः कितने % की वृद्धि होगी। तो आपसे कहा गया है कि टोटल की अगर हम बात कर लें तो टोटल में ये कितने % की वृद्धि होगी, ये आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम टोटल की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा आप लोग। इन्होंने कहा है तो सभी कंपनियों के कुल अभियंताओं की संख्या में समग्रतः कितने % की वृद्धि होगी। देखिए, पहले आप बताइएगा कि सभी कंपनियों के कुल कितने लोग थे, पहले कितने लोग थे, तो पहले कुल कितने लोग थे ये मैं अगर निकालना हो, कैसे निकालेंगे, है पता है 400 है प्लस 650 थे पहले, ठीक है, और कितने थे 700 थे और 950 और 750, ये टोटल पहले थे। तो कितने हो रहे थे, 4 और 6 10, 7 17, 17 और 9 कितना हुआ 26, 26 7 33, 3300 फिर 3400, 3450, मतलब 3450 ये हो रहे थे पहले। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो वर्तमान में कितने हो रहे हैं, तो आपको पता है कि आपका जो वी वाली कंपनी, इसके आपके हो गए 520, यहाँ पर हम लिख के आपको दिखाते हैं, ये 520 हो गए। एक्स वाले में आपके हो गए यहाँ पर 945 और वाई वाले में आपके हो गए 1350 1330। अब आपको इनको जोड़ना है, तो आप जोड़ेंगे, देखिए 520 प्लस 650 प्लस 945 और इसके बाद 1330 और आपको 750 जोड़ना है। इनको देखिएगा 0055, मतलब यहाँ पर आपका 5 आ गया, फिर 5 और 3 यहाँ पर देखिए 5 और 3 8 4 12 12 5 17 और 2 18 19, 19 का 9 हाथ से लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 9 20 और 6 26, 26 5 31 का 1 हाथ से लगा 3, 3 और 1 4, ये हो गया 4195। आपको देखना यहाँ पर ये है कि समग्रता कितने % की वृद्धि हुई है, टोटल में कितने % की वृद्धि हुई है। मतलब 3450 हो रहा था लेकिन आपका हो गया 4195, तो कितने की वृद्धि हुई आपको यहाँ पर ये हिसाब लगाना है। आप सबसे पहले ये देखिएगा इनका डिफरेंस कितने का है, मतलब कितने की वृद्धि हो गई है। तो 5 से 0 गया 5 बचेगा, 9 से 5 गया आपका बचेगा 4 और 11 से 4 गया आपका बचेगा कितना 7 और बस 745 की आपकी वृद्धि हुई है। आपको परसेंटेज में निकालना है, तो देखिए मैं ऊपर निकाल रहा हूँ यहाँ पर 745 बटा में कितने टोटल थे 3450 गुणा में आप करेंगे 100। इसे आप सॉल्व करेंगे, आपका 0 से आपका 0 जाएगा, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, 5 9 45, 5 इक्कन 5, 5 चौका 20, 5 9 45। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि बहुत से बच्चों ने यहाँ पर गलतियाँ की हैं और इस सवाल को बहुत से बच्चे गलत करते हैं। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर आपको इस सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 विद्यार्थियों द्वारा 6 विषयों में प्राप्त अंकों का परसेंटेज, बस यहीं पर बात नहीं पढ़ते हैं और गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अंकों का परसेंटेज आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको ये बताया गया है टोटल अधिकतम पूर्णांक कितना %, मतलब देखिए अधिकतम अंक परसेंटेज और विद्यार्थी। तो यहाँ पर आप देखिए अधिकतम ये 75 नंबर का है, ये 75, ये 100, ये 150, ये 50 और 60। इसमें से आपको यहाँ पर विद्यार्थी देखे हैं और इनके यहाँ पर अधिकतम अंक परसेंटेज ये आपको यहाँ पर देखे हैं, कितने कितने % अंक इन्हें मिले हैं, ठीक है। 91 नंबर आपका है कि विज्ञान में सभी विषयों को 150 में से औसत कितने अंक मिले, विज्ञान में सभी विद्यार्थियों को। तो विज्ञान की बात करेंगे तो ये आपका लाइन रहा, तो इसमें से आप यहाँ पर देखेंगे ये है आपका, ठीक है। विज्ञान में सभी विद्यार्थियों को 150 में से औसत कितने अंक मिले हैं। पहले तो आप यहाँ पर देखिए औसत आपको निकालना है ना, सबसे पहले आप इनको जोड़िएगा विज्ञान में। तो 6 4 10 से 16, 2 18, 8 26 4 30 का 0 हंस लगा 3, 3 और 7 10, 8 18, 18 6 24, 24 7 31, 8 39, 39 6 45, ये तो आपका हो गया 450।
ठीक है, यहाँ पर कितना आपका हो गया 450 हो गया। आपको निकालना है इसका है औसत। सबसे पहले आप औसत निकालेंगे तो आप क्या करेंगे 450 लिखेंगे, बटा में आप कितने कर देंगे 6 कर देंगे, 6 सत्ते 42, बचे कितने 3, 6 पंचे 30, आपका हो गया 75। लेकिन आपको देखा कि आंकड़े हैं परसेंटेज में, इसका मतलब ये इसका टोटल कितना आ गया 75%, यहाँ पर आ गया औसत। औसत निकल के आ गया 75%, क्योंकि बात परसेंटेज की थी। और आपको पता है विज्ञान में अधिकतम अंक कितने हैं 150। तो इन अगर मतलब यहाँ कहा गया है कि 150 में से औसत में कितने अंक मिले, तो 75% मिल गए। तो 150 का हम निकालेंगे 75%, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो इसका हम लोग निकाल लेंगे 75%। 25 तियाँ मतलब 50 तियाँ 150, 50 दूना 100। तो यहाँ पर आप काट लीजिएगा इसको। 75 तियाँ कितना होता है 225, बटा में कर देंगे 2, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 नहीं 4.5, 112.50, मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से इस बात को समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि सभी विद्यार्थियों को भूगोल में औसत कितने अंक मिले। भूगोल की बात की गई तो भूगोल ये रहा, औसत आपको निकालना है, सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। 6 2 8 8 16 8 24 4 28 का 8, हाथ से लगा 2, 6 2 8 7 15 15 8 7 15 15 30 6 36 36 7 43, और आपको निकालना औसत। आप इसमें 6 से भाग कर देंगे, आपका यहाँ पर एवरेज निकल के आ जाएगा। कितना आएगा 6 सत्ते 42, बचा 1 6 3 18, तो 73% आ गया, क्योंकि आपको आंकड़े दे रखे परसेंटेज में। और आपको भूगोल में अब निकालना है कि कितने अंक मिले। तो भूगोल का आपका था 75 नंबर का, तो 75 नंबर में से आपको मिले हैं 73%, तो इसका निकाल देंगे। तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, देखिए 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21, बटा 4, 4 पंचे 20, बचा 1, 4 चौका 16, बचा 3, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 54.7, 54.7 मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद। अगला प्रश्न इसके बाद आपका बन रहा है यहाँ पर कि डी को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक। तो डी की बात की गई है, इसे गणित में कितने अंक मिले। तो गणित में देखिएगा डी की बात की गई, यहाँ पर इस वाई लाइन को आपको देखना है। गणित कहाँ पर है, गणित है, गणित में 100 नंबर का आपका प्रश्न है, और इसको यहाँ पर 68% मिले हैं। देखिए 100 नंबर का पेपर 68% मिले, इसका मतलब 68 नंबर गणित में मिल गए। प्लस फिर कहा विज्ञान, विज्ञान देखिए विज्ञान अगला नंबर विज्ञान का है, और विज्ञान में 72, और 72 कितने में से 150 में से 72%, तो हम यहाँ पर 150 का निकाल देंगे 72%। और इसके बाद में आप देखेंगे इन्होंने कहा अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कितने 50 में से, तो 50 में से कितने मिले हैं इसको मिले हैं 66%, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा 50 दूना 50 तियाँ आपका इतने में आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6 2 छंग 72। ठीक है, यहाँ पर देखिए 50 का आपका 2 बार जाएगा, 2 से आपका आएगा 33, तो ये आपका कितना बनेगा 66 68 प्लस 36 तियाँ 108 प्लस 33 का 33, ये कितना बनेगा 3 और 8 8 देखिए 8 8 16 और 3 19 का 9, हंस लगा 1, फिर 8 और 10 18, 1 मिनट भी 8 8 16 17 18 19 का 9, हंस लगा 1, 3 1 4 और 6 10 का 0, हंस लगा 1 2, ये आपका हो गया 209। कितना हो गया 209 आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब आपको इसी प्रकार से अगला आपको कौन सा दे रखा था, आपको दे रखा था एफ को, तो एफ के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, एफ को इन विषयों में मिलाकर प्राप्त कुल अंक के बीच, तो एफ को इन्हीं विषयों में चेक करना है। तो चलिए एफ के बारे में यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। तो एफ आपका कहाँ पर है, एफ आपका यहाँ पर है, इस बिल्कुल नीचे वाली लाइन में आपका एफ है। तो इसमें देखिए गणित में पहले देखेंगे, तो गणित में कितने का था 100 का नंबर का था, और 100 में गणित में इसमें 79%, तो इसका मतलब आपका 79 का 79 होगा। विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान में आपका 150 में से 64%, तो 150 का 64% प्लस अंग्रेजी, अंग्रेजी में 50 नंबर का पेपर है, और जिसमें से इसको कितने मिले हैं 80%, तो इसका निकाल देंगे हम लोग 80%। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, तो आपका यहाँ पर देखिए 50 तियाँ 150, 50 दूना 100 और 50 1 50, 50 दूना 100, इतना हो गया। और काटेगा 2 से आप काटेंगे 2 तियाँ 6 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, तो ये आपका बनेगा कितना, आपका बनेगा
देखिएगा 79 प्लस 32 3 96 प्लस 40, 6 और 9 15 का 5 हाथ से लगा 1, 7 9 16 16 और 4 20 1 215 ही हो गया। इनके बीच का अनुपात आपको बताना है, मतलब 209 अनुपात 215। अब आप बताएं इनका अनुपात क्या काटेंगे, कुछ नहीं काटेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको सब सिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब आपका भी दायित्व बनता है कि आप इन्हें सीखें। अगर आपको ना आता हो तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपको ग्राफ वगैरह लगाना आ जाए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, वरना आप देख लेते होंगे लोग प्रैक्टिस सेट करवाते हैं लेकिन वो ये नहीं बताते हैं, ये प्रश्न वो हटा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो जो सिंपल आपके होते हैं ना, वो मतलब जीके सिर्फ जो होता है वही पढ़ा देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन मैं आपको प्रत्येक मतलब प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपका भी दायित्व है कि आप अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने कहा है कि सी को विज्ञान में मिले अंक, सी को विज्ञान में कितने अंक मिले, पहले तो आप ये देखिएगा, तो सी ये रहा, ठीक है। सी कहाँ पर है, सी आपका यहाँ पर है, लाइन बिल्कुल टेढ़ी जा रही है, अब देखिएगा ये सी आपका इस वाई लाइन में है, और इसको विज्ञान में ये रहा, और विज्ञान में कितने मिले हैं, तो विज्ञान मिले 66%। तो सी के लिए और विज्ञान में कितने 66% किसके, 150 के, तो 150 में उसको मिले हैं 66% का मतलब बटा में 100 करेंगे, इसको आप 3 बार ले जाएंगे, 50 3 50 दूना, तो आपका यहाँ पर आएगा कितना, 2 दूनी 2 2 3 6 2 3 6, तो आपका आएगा 33 यहाँ कितना होता है, 33 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका होगा 99, मिले 99, ठीक है। इन्होंने कहा है कि उसे सभी 6 विषयों में प्राप्त कुल अंकों का लगभग कितना % मिला है। अब देखिए सभी का निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा सभी का निकालने में। हम सबसे पहले देखेंगे इतिहास में, ठीक है, तो सी को हमें देखना है, ठीक है, और इतिहास में देखना है, तो हम इसको लिख देते हैं इतिहास में। तो सी के लिए इतिहास में कितना 75 नंबर टोटल है, और उनका उसको मिला है 56%, तो ये कितना बनेगा 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से देखिएगा 4 1 4 4 चौका 16, 14 कितना होता है 42, तो 42 तो ये हो गया। फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे देखना 78 नंबर, 78% है भूगोल में, तो भूगोल लिखना है यहाँ पर, ठीक है। भूगोल का पेपर कितने नंबर का था, 75 नंबर का, उसमें कितने 78% मिले हैं। इसको भी आप हल करेंगे, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 1 4 बचे 3, आपका हो गया 38, 4 नेम 36 50 2 4 5 20, इसका कितना आएगा 53 15 का 5 हाथ लगा 1, 19 57 1 58, 58.5, ये आपका यहाँ पर हो गया। फिर आप देखेंगे इसके बाद में कौन सा गणित, तो गणित में तो आपको पता है जितने % उतने नंबर, क्योंकि 100 नंबर का पेपर गणित का, तो गणित में तो उसके 71 नंबर बन गए, ठीक है, 71 बन गए गणित में। इसके बाद आपका विज्ञान, विज्ञान में आप निकाले 99 आ गए, ठीक है। फिर अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी निकालते हैं यहाँ पर, अंग्रेजी में कितने 50 नंबर में से कितने 86%, तो इसका 86% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 2 बार जाएगा, और 2 चौका 8 2 3 6, आपका आ गया 43। फिर आपको निकालना हिंदी में 60 में से 70%, तो हिंदी लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में कितने 60 में से कितने 70% नंबर उसके आए, तो यहाँ पर आपके 2 जीरो से कैंसिल होंगे, 7 छंग आपका हो गया 42। आपसे कहा क्या गया है कि 6 विषयों में प्राप्त कुल अंक, तो इन टोटल में आपको यहाँ पर निकालना है टोटल कितने बने, तो आप देखिएगा यहाँ पर, हम यहाँ पर टोटल निकालते हैं, इसको देखिएगा 42, तो आप देखेंगे 42, फिर आपका 58.5, फिर कितना आपका 71, विज्ञान में आपका 99, और 43 में आपके आ गए, और 42 आपके आ गए। देखिए 0.5 तो आपका यहाँ पर चला गया। अब इधर देखिए 8 2 10 और 1 11, 9 20 3 23 24 25 का 5 हाथ लगा 2, 4 2 6 5 11 7, और 18 18 9 27 27 और 4 31 4 35, ये हो गया 355.5। अब आपको बताना है कि विज्ञान में जितने प्राप्ति हुई उसका ये कितना % है, मतलब टोटल का विज्ञान में कितना % अंक प्राप्त हुआ है। तो विज्ञान में है 99, ठीक है, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टोटल में आपका कितना है, टोटल में आपका है 355.5 गुणा में आपका है 100। अब आपको इसको हल करना है और आपको यहाँ पर बताना है कि इसके लिए आपका क्या बनेगा। तो देखिए इतना काम आप लोग स्वयं करेंगे, मैंने आपको पूरा सवाल लगवा दिया है,
सिर्फ इतना सा काम आपका बचा हुआ है, तो इस काम को आप लोग यहाँ पर स्वयं करिएगा। ठीक है, इसको आप हल कर लीजिएगा, आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बी को सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने अंक मिले। तो बी ये रहा, और इसके यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको परसेंटेज दे रखा है सब में, तो आप अपने आप सब में अप्लाई करिएगा और अपने आप इसका आंसर निकालिएगा। ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हैं, निकाल के आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है। प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि यह आपको देखा है कि अलग अलग 6 वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों में रद्द की गई उड़ानों की संख्या सैकड़ों में आपको दे रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे 96 नंबर है कि राजस्थान में वर्ष 2006, तो राजस्थान में ये रहा, और 2006 की बात की गई इस वाइलान में आप देखेंगे राजस्थान में आपका आएगा 0.2। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 2009 में, पश्चिम बंगाल ये रहा। 2009 की बात की गई लास्ट वाइलान में आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये है। रद्द की गई उड़ानों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितना है, तो इनके बीच का अनुपात आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 0.2 आपका है, अनुपात आपको निकालना है 6.0 में। सबसे पहला का आपका 0 पॉइंट हट जाएगा, 2 एकम 2, 2 30 बन जाएगा, ये आपका बनेगा 1:30। देखिए पहला सवाल तो आपका तुरंत लग गया। दूसरा देखेंगे 2008 में सभी राज्यों में मिलाकर रद्द की गई उड़ानों की औसत संख्या कितनी है। 2008 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले टोटल योग निकालना है। इसका योग निकाल लीजिएगा, ये कितना आएगा, 5 और 3 8, 2 10, 5 15, 4 19 का 9, हासिल 1 5 1 6 और 1 7, 2 9 1 10 11, 11.9 आ गया। आपको क्या निकालना, आपको निकालना है औसत। कैसे निकालेंगे, पदों का योग बटा पदों की संख्या। 11.9 बटा पदों की संख्या कितनी है, 5। पॉइंट हटेगा आपका 0 बढ़ेगा। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग कर लेंगे, इतनी बात तो आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में आपको ये पता है कि ये आंकड़े आपको रखे हैं सैकड़े में है, तो आपको पता है कि इसमें 100 से गुणा करेंगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये तो आपको पता होगा ना, क्योंकि सैकड़े में आंसर आपका, इसलिए 100 से गुणा करेंगे, 50 से काटेंगे आपका 2 बार जाएगा, 119 दूना कितना 238। तो यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे, आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, इन दोनों को हटाते हैं। ठीक है, और अगला देखते हैं। वर्ष 2007 में असम में रद्द की गई उड़ानों की संख्या। 2007 में असम, तो असम ये रहा, 7 में ये रहा, तो ये आपका हो गया 2.7। वर्ष 2005, 7, 8 में राजस्थान में रद्द की उड़ानों की संख्या। राजस्थान का ये रहा, और किसमें 5, 7, 8, तो 2005 में, 2007 में और 2008 में। तो ये तीनों आप निकाले, कितना आपका यहाँ पर आएगा, मैं यहाँ पर निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। 7 8 15, तो 17 का 7, हाथ से लगा 1 और 1 2 2 4, ये आपका हो गया 4.7। ठीक है, और इन्होंने कहा 2007 में असम में रद्द की उड़ानों की संख्या वो थी 2.7, और टोटल के बीच का अंतर, टोटल आपका है 4.7, इनके बीच का अंतर कितना है 2.0। लेकिन आपको पता है कि ये देखिए 2 है ये ना, आप इसमें 100 से गुणा करेंगे तभी तो आपका निकल के आएगा, तो आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा 200। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि वर्ष 2004 से 2009 के दौरान किस राज्य में रद्द की गई उड़ानों की संख्या में सतत वृद्धि हुई। 2004 से 2009 की बात करेंगे, किस वर्ष में लगातार वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पर देखिए 1.4 से 1.3 पर आ गए, कमी हो गई, गलत हो गया। यहाँ पर देखिए बढ़ा फिर घट गया, तो ये भी गलत हो गया। ये बढ़ा, यहाँ पर घट गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ से घटा, ये भी गलत हो गया। यहाँ से आप देखिए लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, लगातार वृद्धि हो रही है, इसका मतलब पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में आप लोग देखेंगे लास्ट प्रश्न आपका है कि 2004 में हरियाणा में रद्द की गई उड़ानों की संख्या। 2004 में और हरियाणा में रद्द की गई उड़ानों की संख्या इतनी है। पंजाब में सभी वर्षों में मिलाकर रद्द की उड़ानों की संख्या, पंजाब में सभी वर्षों मिलाकर रद्द की उड़ान संख्या, ये आप टोटल निकालिए कितना आपका आएगा। 4 3 7 5 12 7 19 और 1 20 30 का 0 हाथ लगा 3 3 1 4 1 5 2 7 1 8 2 10। तो आपको बताना है कि संख्या का कितना परसेंट है, मतलब जो आपका 3.2 जो आपका है ये टोटल 10 का कितना परसेंट है। तो 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, पॉइंट से आपका ये 0 कैंसिल होगा, आपका आएगा 32%। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर
कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लिया है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।